आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, पहले महाराष्ट्र सरकार में लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमले से एनसीपी आक्रामक हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कह दिया है कि एनसीपी कोटे से किसे मंत्री बनाना है, इसका फैसला शरद पवार करते हैं, किसी और को इस पर बोलने का हक नहीं है। सामना के लेख में उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान गठबंधन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमलों की बौछार की गई थी। सामना के संपादकीय में कहा गया था कि अनिल देशमुख दुर्घटनावश महाराष्ट्र के गृह मंत्री बन गए। जयंत पाटिल, दिलीप वळसे ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब यह पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा। जब सरकार पर परमबीर सिंह ने आरोप लगाए तो गृह मंत्री के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई प्लान ही नहीं था। सामना में वाजे के देशमुख के करीबी होने पर भी सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि जब वाजे वसूली कर रहा था तो गृह मंत्रालय को कैसे पता नहीं चला। सामना ने सीनियर अफसरों से देशमुख के पंगा लेने पर भी सवाल उठाया है। तो सामना किले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सीएम से जांच कराने के लिए कहा। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर आरोपों की जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। परमबीर सिंह ने देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का आदेश देने का आरोप लगाया। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है। और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएंगे। वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक और वाज़ेह मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना, और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं। सामना के अग्रलेख में जिस तरह से रोक ठोक में अखबार ने लिखा है, अखबार को अपनी संपादकीय में लिखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये कहना कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, हमें लगता है इसे हम नहीं स्वीकारते। अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक रहे, लगभग 18 साल लगभग उन्होंने राज्य मंत्री और मंत्री के पद पर जिम्मेदारी से काम करने का काम किया है। 18 साल मंत्री रहा हुआ व्यक्ति ये एक्सीडेंटल मंत्री है, ये कहना उचित नहीं। सचिन वाजे गेट में शिवसेना सामना की नौटंकी देखो। कहते सचिन वाजे ये वसूली गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, अनेक मंत्रियों के लिए करता था। सरकार बदनाम हो चुकी है। मैं सामना और संजय राउत को सवाल करना चाहता हूं, उन्हें याद है ना सचिन वाजे की गैर कानूनी पुनर्नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है पंकज, गठबंधन की सेहत को खतरा लग रहा है या नहीं इस तरह के बयानों से, क्योंकि अजीत पवार ने इशारा किया है। देखिए नवजोत, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल किस तरीके से होता है, क्योंकि आज के दिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल इन एमवीए, और कारण रहा है शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया एक लेख,
हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि कल तक संजय राउत जो एमवीए अलायंस की एकजुटता की बात करते थे, अचानक पिछले 24 या 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ है जो कि उन्हें अनिल देशमुख पर इतने तीखे प्रहार करने पड़े। और जैसे ही ये लेख सामने आया उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी ने बिल्कुल आक्रामक रिएक्शंस दिए हैं। नवाब मालिक ने तो ये कह दिया कि ऐसे बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने भी रिएक्शन दिया है, कहा है कि एमवीए की एकजुटता के लिए ऐसे बयान देने बिल्कुल ठीक नहीं है और किसी के पास अधिकार नहीं है वो ऐसे सवाल करे, क्योंकि तीनों दलों के अध्यक्षों के पास उनके पास जो कोटा मिला है उनके पास वो निर्णय आखिरी है। अब देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि शुक्रवार के दिन शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जयपुर से अहमदाबाद गए थे, गौतम अडानी से तो मिले थे, लेकिन स्पेक्यूलेशन अभी यह है क्या वहां पर वो अमित शाह से भी मिले थे? क्या यही कारण है जिसकी भनक शिवसेना को भी लग गई, जिसके बाद ये आर्टिकल सामने आया है? फिलहाल तो कंफर्मेशन नहीं है कि अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। आने वाले वक्तों में इसके बारे में भी और जानकारी मिलेगी। लेकिन 2019 में जिस तरीके से एनसीपी का इतिहास एक बार फिर से मानो एनसीपी दोहरा रही है, तब भी जहां एक तरफ शिवसेना और कांग्रेस से बात हो रही थी तो खबरें आई थी बीजेपी से भी बात हो रही थी। शायद यह भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से अब शिवसेना के तेवर अलग अलग नजर आ रहे हैं। जी पंकज, राम कदम ने भी जो बयान दिया है वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है और ये भी क्वेश्चन वो उठा रहे हैं कि आप अपने राज्य के गृह मंत्री की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये इशारा भी शिवसेना की तरफ ही था। जी हाँ, देखिए शिवसेना का एक तो होता है आप किसी पर रिमार्क कर देना, लेकिन इस तरीके का तीखा रिमार्क करना कि आप एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर थे, आप पहली चॉइस नहीं थे क्योंकि जयंत पाटिल ने और दिलीप वलसे पाटिल ने इस पद पर आसीन होने से मना कर दिया था, इसलिए आपको लाया गया है। और ऐसे समय में जबकि होम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, शिवसेना पहले जबकि कह चुका है कि ये एलिगेशन जो बीजेपी लगा रहा है वो बेबुनियाद है, इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी हो जाएगा। ऐसे में अचानक 48 घंटों के अंदर अंदर ये पूरा मानो एक राउंड अबाउट होना और इस तरीके से लेख सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंफर्मेशन तो नहीं है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि शनिवार को अमित शाह भी अहमदाबाद में थे, तो क्या शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल या सिर्फ प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, क्या इसकी भनक शिवसेना को है? अभी बड़ा सवाल है, इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। बिल्कुल, नजर आप बना रखे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे। बात कोरोना का प्रहार, होली पर वार। तो कोरोना फिर से बुलेट रफ्तार से बढ़ रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो फिर से देश में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। कोरोना काल में एक बार फिर से होली का धमाल भी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी है। डर है कि अगर होली में भीड़ जुटी तो कोरोना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो तस्वीरें देखिए, डर यहां पर यही है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या इजाजत दी जाए कि सार्वजनिक तौर पर होली खेले? तो फिलहाल कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को कह दिया था कि आप अपनी तरफ से निर्देश जारी कर सकते हैं और कीजिए अगर आपको लगता है कि राज्य के हालात ठीक नहीं है। तो कोरोना का डर भी है और होली का रंग भी है। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने होली में सावधानी बरतने की अपील कर दी है, लेकिन लोग कितने अलर्ट हैं जरा ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। रंगीली गली, रसीली गली, चमकीली गली, छबीली गली, ब्रजमंडल की हर गली में ऐसे ही रंगे पुते चेहरे मिलेंगे। किसी ने मास्क लगाया, कोई बिना मास्क के हैं। आप लोग कहां से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। आप लोगों ने मास्क लगाए नहीं, जबकि कोरोना का तो बड़ा खतरा है इधर भी और उधर। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है सर। भीड़ बहुत है, मास्क छीन लिया हमारा। भीड़ बहुत है, मास्क छीन लिया। कहीं भी कोई भी आपको मास्क, हाँ आप लोगों ने तो मास्क लगाया है। हाँ जी, सुरक्षा से दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत। आप लोग कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से। हाँ। जयपुर वालों ने मास्क लगाया, लेकिन दिल्ली वाले बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि दिल्ली में लगातार यहां भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 20 नए मामले कोरोना के यहां पर दर्ज किए गए हैं, जिनको आइसोलेशन में रखा गया है।
लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ तो कोरोना का प्रकोप अच्छा खासा है। जो कन्हैया के भक्त आ रहे हैं होली खेलने, उन लोगों ने कितनी जांच कराई है, वो कितने हैप्पी होली महाराज। ये कहना है कि जो यहाँ कृष्ण की नगरी में आ गया, अब वो तो ऐसे ही बच गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि नए मामले आ ही रहे हैं और ये कहते हैं कि सूरदास अब वो ही बचेंगे जो प्रभु की शरण पड़े। अब तो प्रभु की शरण वाले ही बचे। वक्त हम सदर बाजार में हैं और यहाँ पर मेयर जयप्रकाश पहुंचे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो सावधान हो जाएं कोरोना से। सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं लोगों से। सावधान सावधान सावधान, कोरोना अपना पांव पसार रहा है। आइए हम सब सावधानी बरते, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और पंजीकरण करा करके वैक्सीन लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित करें। आओ मिलकर के कोविड की लड़ाई को अच्छे से लड़ें। सावधान सावधान। यहाँ पे सावधान कर रहे हैं मेयर और हम बातचीत उनसे कर लेते हैं, लेकिन आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छुट्टी का दिन है। होली के ठीक एक दिन पहले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है बाजारों में और ऐसे में जरूरी ये है कि लोग कम से कम मास्क जरूर लगवाएं और ऐसे लोग जो वैक्सीन लगवा सकते हैं वो सेंटर्स तक। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से सरकार ने जो होली की गाइडलाइन दी है उसने लोगों के रंग को फीका कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा सीजनल मार्केट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम दिनों में होली के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन अब बाजार जो है वो तो खुले हुए हैं लेकिन खरीदार नहीं आते हैं यहाँ पे। दरअसल सरकार ने ये गाइडलाइन दिया है कि होली का दहन आज होगा तो रात्रि कर्फ्यू 9 बजे लगता है, तो 9 बजे से पहले ही होली का दहन करना है। साथ ही अगर पब्लिक प्लेस पर होली खेलते हुए लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पानी से ही होली खेलनी है या अपने घरों के अंदर होली खेलनी है। ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, कोई पब्लिक आयोजन नहीं होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ये दुकानदार, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए इस बार क्या बिजनेस हो रहा है? सरकार ने जो कोरोना की गाइडलाइन। बिजनेस नहीं हुआ इस बार कोई भी। हमें आधा माल वापस दे दिया। जो सरकार ने कोरोना में पहले माल लाए थे उसके बाद ये प्रतिबंध ला दिया तो उसके हिसाब से हमने माल भी वापस दे दिया। और इस बार बिल्कुल ग्राहकी नहीं हुई हमारी, सब मूड़ी भाव सबको देना पड़ता है, इसको कोई कस्टमर भी नहीं आ रहे इसलिए हमारे लिए कोरोना वजह से। सरकार बिल्कुल कोरोना की वजह से यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे। चलिए अब रुक कर लेते हैं पंजाब का, जहां पर बीजेपी विधायक की पिटाई के बाद अब सियासत गरमाई हुई है। तो दो तस्वीरें देखिए, एक वो तस्वीर अबोहर की कल की तस्वीर जब बीजेपी विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसानों ने उनको घेर लिया, काले पोती कपड़े फाड़ दिए। और आज बीजेपी विधायक पहुंचे गवर्नर हाउस और चंडीगढ़ में उन्होंने कपड़े उतारकर प्रदर्शन भी किया और गवर्नर से इसी मामले को लेकर शिकायत की। आरोप लगातार लग रहे हैं कांग्रेस पर, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसकी निंदा की है। बीजेपी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। पर इस संघर्ष की, इस अंदोलन की सब तो वड्डी ताकत इस अंदोलन का शांतमई चलना है। मैं समझदा कि वो बहुत ही माड़ी घटना। लोकतंत्र दे विच हर एक नूं अपना पक्ष रखण दा भी अधिकार है, हर एक नूं विरोध करन दा भी अधिकार है, पर पक्ष रखदिआं भी सारे नूं चाहीदा है कि इहो जी कोई गल ना करे कि किसी का दिल दुखे, और विरोध करने की भी हमेशा एक सीमा होती। सभ्यक समाज दे विच हिंसा वास्ते कोई था नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।